सोचो अगर आज से 20 से 30 साल बाद अगर टेक्नोलॉजी जीनियस लोगों ने एआई की मदद से टाइम मशीन बनाई और तुम उसमें बैठ कर 19th सेंचुरी में गए और किसी से कहा कि इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां मशीनें तुमसे बात करती हैं, तुम्हारी तरह सोचती है और शायद तुमसे भी ज़्यादा स्मार्ट है, तो वो लोग हंसेंगे। पर आज एआई हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। वो फिल्में आज हमारी ज़िंदगी का सच बनते जा रही है जिन्हें हम कभी साइंस फिक्शन माना करते थे। आज हम देखेंगे कि एआई का आइडिया कहाँ से आया, इसे किसने ज़िंदगी दी और ये कैसे इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। हम बात करेंगे कि कैसे एआई इंसानी लिमिट्स को तोड़ रहा है और एक दिन कैसे हमारी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल देगा। ये कहानी 2015 से नहीं, उससे भी कई साल पहले शुरू हो गई थी। हमारी कहानी शुरू होती है 1940 के दशक में, जब एलन ट्यूरिंग नाम का एक जीनियस सामने आया, जिन्हें द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस भी कहा जाता है। ट्यूरिंग ने एक सवाल पूछा, कैन मशीन थिंक? क्या मशीनें सोच सकती है? 1950 में उनके पेपर कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस ने ट्यूरिंग टेस्ट इंट्रोड्यूस किया और उसी समय कुछ रिसर्चर्स ने न्यूरल नेटवर्क्स का कॉन्सेप्ट दिया। ये इंसानी ब्रेन की तरह काम करता था। जैसे न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर सीखते हैं, ठीक वैसे ये एआई का फाउंडेशन था जो आज के मॉडर्न मॉडल्स का बेस है। फिर 1956 में डार्टमाउथ कॉलेज में एक कॉन्फ्रेंस हुई जहाँ जॉन मैकर्थी ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम लिया। रिसर्चर्स ने सोचा कि मशीनें जल्दी इंसानों जितनी स्मार्ट हो जाएगी। ये वो पल था जब एआई की कहानी ऑफिशियली शुरू हो गई थी और दुनिया को लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन क्या ये इतना आसान था? एआई की शुरुआत तो धमाकेदार थी, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। 1950s और 60s के दशक में रिसर्चर्स को लगा कि ह्यूमन लेवल एआई बस कुछ साल दूर है, लेकिन रियलिटी ने जोर का झटका दिया। उस टाइम के सुपर कंप्यूटर्स जैसे CDC 6600 आज के स्मार्टफोन से भी धीमे थे। वो इतने बड़े थे कि कमरे भर जाते थे और इतने महंगे कि सिर्फ बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और गवर्नमेंट्स ही इन्हें अफोर्ड कर सकते थे। इनकी प्रोसेसिंग पावर इतनी कम थी कि न्यूरल नेटवर्क्स को ट्रेन करना लगभग नामुमकिन था। नतीजा, न्यूरल नेटवर्क्स को साइडलाइन कर दिया गया और एआई की रिसर्च ठंडी पड़ गई। 1960s और 70s के दशक में एआई विंटर आया, एक ऐसा पीरियड जहां रिसर्चर्स को फंडिंग मिलना मुश्किल हो गया था क्योंकि एआई वो मैजिक नहीं दिखा पाया जो लोग चाहते थे। लेकिन कुछ जुनूनी रिसर्चर्स ने हार नहीं मानी। 1980s के दशक में एक्सपर्ट सिस्टम्स आए, एआई प्रोग्राम्स जो डॉक्टर्स और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की तरह काम करते थे। इमेजिन करो एक मशीन जो मेडिकल डायग्नोसिस कर रहा हो या स्टॉक मार्केट का प्रेडिक्शन कर सकता। ये सिस्टम लिमिटेड थे, लेकिन इन्होंने एआई को जिंदा रखा। फिर आया 1990s का वो दौर जहां मशीन लर्निंग ने गेम चेंज कर दिया। अब मशीनें डेटा से सीख सकती थी, जैसे हम किताब पढ़कर या गलतियों से सीखते हैं वैसे। 1997 में एक बड़ा ट्विस्ट आया। IBM का डीप ब्लू, एक सुपर कंप्यूटर पावर्ड एआई ने वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कैस्परोव को हरा दिया। ये वो पल था जब दुनिया ने देखा कि एआई सिर्फ कैलकुलेशन ही नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक थिंकिंग भी कर सकता है। 2000 के दशक में डीप लर्निंग ने तहलका मचा दिया। बिग डेटा और पावरफुल कंप्यूटर्स ने इमेज रिकग्निशन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा दिया। उदाहरण के लिए डीप लर्निंग ने एआई को सिखाया कि फोटो में कुत्ता है या बिल्ली, सिर्फ पिक्सल देखकर। 2016 में एक और बड़ा ट्विस्ट आया। डीप माइंड के अल्फागो ने गो गेम के वर्ल्ड चैंपियन ली सेडोल को हरा दिया। गो इतना कॉम्प्लेक्स गेम है कि लोग सोचते थे कि इसे सिर्फ इंसानी इंट्यूशन ही जीत सकता है। अल्फागो ने रीइंफोर्समेंट लर्निंग यूज़ करके खुद से सीखा, जैसे हम लोग गेम खेलकर प्रैक्टिस करके सीखते हैं वैसे, कि दिखाता है कि मशीनें कितनी पावरफुल हो सकती है। दूसरी ओर एक ऐसी कंपनी जन्म ले रही थी जो एआई को एक कमरे से निकालकर सारी दुनिया के सामने रखने वाली थी, ओपन एआई की कहानी 2015 में शुरू हुई थी, जब कुछ टेक्नोलॉजी जीनियस जैसे इलॉन मस्क, सैम अल्टमैन, ग्रेग ब्रॉकमैन जैसे लोगों ने मिलकर ओपन एआई ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिसका मिशन था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करना ताकि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी एआई जो इंसान जितना ही स्मार्ट हो। ओपन एआई शुरुआत में एक नॉन प्रॉफिट मॉडल था जिसका फोकस था ओपन रिसर्च और सेफ एआई डेवलपमेंट, क्योंकि कुछ फाउंडर्स का डर था कि अगर एआई गलत हाथों में गया तो ये इंसानियत के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। शुरुआती सालों में ओपन एआई ने रीइंफोर्समेंट लर्निंग यानी RL पर काम किया। 2016 में उन्होंने ओपन एआई जिम लॉन्च किया, जो RL एल्गोरिथम टेस्ट करने का टूलकिट था। 2018 में GPT-1 आया, ओपन एआई का पहला जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर मॉडल, जिसमें 117 मिलियन पैरामीटर्स थे। ये मॉडल लैंग्वेज जनरेशन में कमाल था, लेकिन लिमिटेड था। ओपन एआई को जल्दी रियलाइज़ हुआ कि एआई रिसर्च के लिए भारी कंप्यूट पावर चाहिए और नॉन प्रॉफिट मॉडल की फंडिंग लिमिटेड थी। 2019 में उन्होंने ओपन एआई LP बनाया, एक कैप्ड प्रॉफिट कंपनी जिसने माइक्रोसॉफ्ट से $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लिया। ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसने ओपन एआई को रॉकेट की स्पीड दी थी।
2019 में GPT-2 1.5 बिलियन पैरामीटर्स और 2020 में GPT-3 175 बिलियन पैरामीटर्स के साथ ने दिखा दिया कि AI कितना पावरफुल हो सकता है। GPT-3 टेक्स्ट लिख सकता था, कोड जनरेट कर सकता था और सवालों के जवाब दे सकता था। लेकिन इसके साथ मिसयूज का भी डर बढ़ने लगा, जैसे फेक न्यूज़ का प्रोपेगेंडा। इसलिए OpenAI ने इसे ओपन सोर्स करने की बजाय इसका API यानी एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस के जरिए एक्सेस दिया। फिर आया 30 नवंबर 2022, वो दिन जब ChatGPT लॉन्च हुआ। ChatGPT GPT 3.5 पर बेस्ड था, जो GPT-3 का फाइन ट्यून वर्जन था। OpenAI ने सुपरवाइज्ड लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक यूज़ किया ताकि ChatGPT इंसान जैसे जवाब दे सके। रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक का मतलब था कि ह्यूमन ट्रेनर ने ChatGPT को सिखाया कि क्या और कौन सा जवाब सही है, जैसे हमें कोई टीचर गाइड करता है, इससे बिल्कुल वैसे। OpenAI ने इसे लो की रिसर्च प्रीव्यू के तौर पर लॉन्च किया, लेकिन इसके सिंपल इंटरफेस और वर्सेटाइल कैपेबिलिटीज़ ने सवालों के जवाब से लेकर पोएट्री लिखने तक इसे वायरल बना दी। इसे लॉन्च करते ही 5 दिन में 1 मिलियन और 2 महीने में 100 बिलियंस यानी 10 करोड़ यूजर्स बन गए और ये इतिहास का फास्टेस्ट ग्रोइंग कंज्यूमर ऐप बन गया। ChatGPT का डेवलपमेंट आसान नहीं था। GPT-3 की प्रॉब्लम्स जैसे इनएक्यूरेसीज और बायसेस को रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक से ठीक किया गया। मार्च 2023 में GPT-4 आया, जो मल्टी मॉडल था, टेक्स्ट और इमेज दोनों प्रोसेस कर सकता था। मई 2024 में GPT 4.0 ने रियल टाइम टेक्स्ट, इमेज और ऑडियो कैपेबिलिटीज़ दी। दिसंबर 2024 में O3 मॉडल ने एडेप्टिव रीजनिंग में कमाल कर दिया और फरवरी 2025 में GPT 4.5 ने लिस्टिक्स कम किया और क्रिएटिविटी बढ़ा दी। ChatGPT ने AI को कॉमन मैन तक पहुंचाया और इसकी कहानी अब वर्ल्ड स्टेज पर है। ChatGPT का इफेक्ट हर जगह दिखाई दिया। माइक्रोसॉफ्ट ने इसे Bing और Copilot में इंटीग्रेट किया। एप्पल ने 2024 में एप्पल इंटेलिजेंस में ChatGPT की पावर यूज़ की। बिजनेसेस ने कस्टमर सर्विस चैटबॉट्स बनाए, स्कूल में AI ट्यूटर्स आए और कंटेंट क्रिएटर्स ने AI से ब्लॉग्स और स्क्रिप्ट लिखवाना शुरू किया। फरवरी 2025 तक ChatGPT के 400 मिलियंस यानी 40 करोड़ वीकली एक्टिव यूजर्स है और इसका वेबसाइट दुनिया के टॉप 10 में आता है। ChatGPT ने लॉ स्कूल एग्जाम्स पास किए, कोडिंग में प्रोग्रामर्स को हेल्प की और क्रिएटिव राइटिंग में रिवोल्यूशन लाया है। 2025 में AI का इवोल्यूशन रॉकेट की स्पीड पर है। कंप्यूट पावर हर 6 महीने में डबल हो रही है, जो 10 साल पहले 20 महीने में डबल होती थी। मल्टी मॉडल AI जैसे GPT-4o और OpenAI का Sora टेक्स्ट टू वीडियो मॉडल टेक्स्ट, इमेज और ऑडियो को कंबाइन करता है। डीप रोबोटिक्स, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक्स और ऑटोनॉमस व्हीकल्स में AI एप्लीकेशंस बढ़ रहे हैं। डीपसीक जैसी ओपन सोर्स मॉडल्स ने AI को ग्लोबल रेस में और कॉम्पिटिटिव बना दिया है। ChatGPT के लॉन्च ने AI की दुनिया में भूचाल मचा दिया। इसे AI बूम का ट्रिगर कहते हैं, जिसने टेक जायंट्स और स्टार्टअप्स को जनरेटिव AI की रेस में धकेल दिया। गूगल ने Gemini 3.0 लॉन्च किया, एंथ्रोपिक ने क्लॉड, मेल्डा ने llama 3 और चाइना के डीपसीक ने 2025 में V3 और R1 जैसे कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल्स लाए। इन मॉडल्स ने OpenAI को टक्कर दी और कंपटीशन ने AI को और तेजी से इवॉल्व किया और अब गूगल का Veo 3 मॉडल से प्रॉम्प्ट से हॉलीवुड मूवी की जैसी वीडियोस बना सकता है। लेकिन AI जैसे जैसे और स्मार्ट होती जाएगी, नए प्रॉब्लम्स भी आएगी, जैसे ह्यूज एनर्जी कंजम्पशन, एथिकल बायसेस, ऑटोनॉमस वेपन रिस्क, प्लेगरिज्म यानी AI के जरिए किसी की परमिशन लिए बिना उसकी क्रिएटिविटी का यूज़ करना, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना और जॉब डिस्प्लेसमेंट। AI अब एक्सरेज और MRI स्कैन को इतनी एक्यूरेसी से पढ़ रही है कि कई बार ये डिसीजेस को डॉक्टर से पहले डिटेक्ट करती है। उदाहरण के लिए गूगल हेल्थ का AI डायबिटिक रेटिनोपैथी को इतनी अर्ली स्टेज पे पकड़ लेता है कि अंधापन होने से पहले ही इलाज संभव हो जाता है। ये सिर्फ इलाज नहीं, बल्कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी को रीडिफाइन करने की शुरुआत है। नासा का परसिवरेंस रोवर जो आज मार्स पर है, AI से कंट्रोल होता है। वो ऑटोनॉमस डिसीजन लेता है, कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है, बिना अर्थ से इंस्ट्रक्शंस का इंतजार किए। और फ्यूचर में यही टेक्नोलॉजी मार्स पर कॉलोनीज एस्टेब्लिश करने के लिए की रोल निभाएगी। अब सोचिए, अगर पहला आर्किटेक्ट ऑफ मार्स एक ह्यूमन नहीं, एक AI हुआ तो। अब धीरे धीरे AI की वजह से एजुकेशन में भी रिवोल्यूशन आ रहा है। अब हर बच्चे का एक पर्सनलाइज्ड टीचर होगा, AI बेस्ड। अब AI वन साइज फॉर ऑल एजुकेशन को बदल रहा है। इमेजिन करो एक वर्चुअल टीचर जो तुम्हारी पेस और तुम्हारी वीकनेसेस और लर्निंग स्टाइल को समझे और उसके हिसाब से तुम्हें पढ़ाए। आज 2025 में AI हमारी ज़िंदगी में इतना गहराई से घुस चुका है कि हर जगह बस AI की बातें हो रही है, गूगल असिस्टेंट से लेकर मूवीज़ बनाने तक। लेकिन ये सब सिर्फ शुरुआत है। अब हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहाँ AI सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि एक कॉन्शियसनेस बनने की ओर बढ़ रही है, जो इंसान की तरह सोच सकेगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले 20-30 सालों में हम आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी एक ऐसा AI बना सकते हैं
जो हर टास्क में इंसान के जितना या फिर उससे भी ज़्यादा स्मार्ट होगा, चाहे वो डॉक्टर्स की तरह डायग्नोसिस करना हो या फिर साइंटिस्ट की तरह नई दवाइयाँ खोजना हो या फिर मार्स पर ह्यूमन सिविलाइजेशन की एक नई शुरुआत करना हो। और इससे भी आगे आता है अगला स्टेज, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, वो स्तर जहाँ एआई इंसान की सोच से भी बाहर निकल जाएगा। इसे कहते हैं सिंगुलैरिटी, वो पल जहाँ एआई खुद को इतनी तेज़ी से इम्प्रूव करेगा कि इंसान के कंट्रोल से बाहर चला जाएगा। जैसा फिल्म आई रोबोट में दिखाया गया था, जहाँ रोबोट सिर्फ इंसान की बात नहीं मानता बल्कि सवाल करने लगता है। 2014 में आई फिल्म इंटरस्टेलर ने तहलका मचा दिया था और फिल्म में दिखाए गए रोबोट्स ने सबका ध्यान खींच लिया था, जो एआई का ही एक नमूना था। ये फिल्म एक झलक थी कि कैसे एआई ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने में मदद करेगा। 2013 में आई फिल्म हर में थियोडोर एक एआई से इमोशनल रिश्ता बनाता है, एक ऐसी मशीन जो सुनती है, समझती है, जवाब देती है, लेकिन इंसान नहीं है। और फिर आती है 2014 में फिल्म एक्स मशीना, जहाँ एवा नाम की एआई पूछती है, अगर मैं सोच सकती हूँ, समझ सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ, तो क्या मैं सिर्फ एक मशीन हूँ? ये फिल्में अब फिक्शन नहीं लगती, क्योंकि आज एआई सिर्फ ऑर्डर्स नहीं मानता, वो इंटेंशन और इमोशन को भी समझ रहा है। एआई के इस डेवलपमेंट में पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत है, जान बचाने से लेकर नॉलेज बढ़ाने तक, लेकिन साथ ही इथिकल चैलेंजेस भी। क्या एआई भेदभाव करेगी? क्या वो सर्विलेंस का जरिया बनेगी? या वो ये सोचने लगेगी कि इंसान इनएफिशिएंट है? अब सवाल ये नहीं है कि एआई क्या कर सकता है, बल्कि ये है कि एआई को क्या करना चाहिए।